नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से 370 पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि 5 और 6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जो संसद के द्वारा फैसला किया था, यानी 370 और 35 ए हटाने का, और जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, जो टेम्परेरी धारा लगाई गई थी कुछ समय के लिए, उसे हटा देने का जो भी फैसला किया गया है वो न केवल संवैधानिक है बल्कि किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी जिरह सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई थी। कुल मिलाकर के 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी और उन सभी 23 याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हुआ हो तो फिर राष्ट्रपति के पास, यानी केंद्र सरकार के पास पावर होती है इस तरह के फैसले लेने की, जैसा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने लिया है। बहुत सारी बातें कही गई थी, यहां तक कह दिया गया था कि चूंकि संविधान सभा अब नहीं है तो ऐसे में जो टेम्परेरी 370 धारा थी वो तो अब परमानेंट हो गई है और उसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे कुतर्क दिए गए थे और ये सब चीजें जाने माने वकीलों ने दिए थे, जाने पहचाने चेहरों ने दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। अभी प्रोग्राम शुरू जब मैं करने वाला था तो राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था और देश के गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर पहले राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर ही बोल रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। इस पर खुशी जाहिर की है कि हम लोगों ने 5-6 अगस्त 2019 को जो फैसला किया था उसको पूरी तरीके से माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बिल्कुल सही फैसला है, उसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाई जा सकती। इसके कानूनी पहलुओं पर भी आज चर्चा करेंगे और कुछ राजनीतिक प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के आपके जाने पहचाने अधिवक्ता और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली तमाम विषयों पर जो उनकी राय होती है वो सुनने के लायक होती है, बहुत लॉजिकल होती है। ऐसे विश्लेषक जुड़ रहे हैं विजय सरदाना साहब। तो विजय जी को जोड़ करके इस अहम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला आया है जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक टिप्पणी की है और उनकी टिप्पणी भी गौरतलब है। उन्होंने कहा है कि साहब ये एक रोशनी दिखाने वाला फैसला है और इससे उनका ये भी कहना था कि मैं बल्कि उनका ट्वीट पढ़ देता हूं और दर्शकों को भी पढ़वा देता हूं, उसके बाद फिर आपसे सवाल करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मोहर लगाता है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे।
आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि ये आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्जवल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा संकल्प भी है। विजय जी, सवाल सीधा सा है। एक तो जी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, थोड़ा सा उस पर टिप्पणी, उसका मतलब क्या है? नंबर 2, जब 370 था, तब जम्मू कश्मीर के ही निवासियों के साथ किस तरह के अन्याय हो रहे थे, और अब 370 हटने के बाद किस तरीके से उनको न्याय मिलने जा रहा है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर, इस मुद्दे पे हमने सितंबर के महीने में काफी चर्चा की थी और साथियों के लिए, रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि 8 सितंबर को मेरे चैनल पे मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि आर्टिकल 370 कश्मीर की जनता के साथ एक धोखा है, और उसमें हर लीगल पहलू को, छोटी बड़ी बारीकियों को मैंने डिटेल से एनालाइज किया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है जो हम कह रहे थे कि जिस तरह से ये पूरा 370 का खेल खेला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेप्शन टिल डेट, मतलब अगर आज का मैं दिन छोड़ दूं, जजमेंट से पहले तक का, चाहे वो वकीलों ने बहस करी हो या कुछ भी करी हो, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विचित्र आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि 370 एग्जिस्ट करता रहे भारत के संविधान में, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। इवन जब ये 370 धारा लगाई गई, उसका भी मैंने एनालिसिस किया है मेरे वीडियोस में, उस समय भी इस पे सवाल उठे थे कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद जब भारत का संविधान बना, उसमें 370 का प्रावधान रखा गया। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आप देखें, अगर मैं आपको मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है थैंकफुली, क्योंकि मैंने उस पर डिटेल स्टडी किया था। अब जी जैसे जी। कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने जनता को थोड़ा सा, कि हम बात अपने साथियों को बताएं कि जो आज हम चर्चा करेंगे वो तथ्यों के आधार पर करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर है 1956। इसकी एक एक लाइन, एक एक कॉमा मैंने पढ़ा, और अल्टीमेटली कंक्लूजन ये था कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सिर्फ वहां जो सदर रियासत, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और जो सत्ता में पार्टी या परिवार था, ये पूरा का पूरा संविधान उसकी सुरक्षा के लिए था। उसकी किसी भी तरह से राजनीतिक पावर कम ना हो, वो मोनोपोली चलाता रहे, मनमर्जी करता रहे, ये पूरा संविधान वही है। इसमें जनता के हित की कोई बात नहीं थी। एक बात हमें ये समझनी होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो है ये दूसरा डॉक्यूमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। और इसमें जब बहुत साफ कहा था कि हम भारत के संविधान, मतलब भारत को मानते हैं और हमारा कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं रहेगा, तो ये 370 को वापस संविधान में लाके, पर्पस ये था कि 370 वक्त के साथ साथ हटाया जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी प्रोविजन था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान समिति की जो बात चल रही थी कि 300 कश्मीर का क्या किया जाए, तब ये कहा गया था कि अभी हम इसको टेम्परेरी प्रोविजन दे देते हैं और बाद में इसको हटा देंगे, तब तक लोग समझ जाएंगे कि भारत के साथ रहना ही उचित होगा। लेकिन लोगों ने इस कंसेशन को राइट समझ लिया कि नहीं, तो अब हमारा राइट हो गया। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि साहब ये तमाशा नहीं चलेगा, आप भारत के अंग हैं, और इसके अंदर दो संविधान, दो आपके प्राइम मिनिस्टर और दो झंडे, और ये सब तमाशे बंद। आपको भारत का संविधान मानना होगा, और भारत का संविधान लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है, और आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है कि कश्मीर में अगर भारत का संविधान लागू होगा तो हमारी परमिशन या असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए। उस पर हम डिटेल में आएंगे सर। तो ये मुद्दा भी बहुत क्लियरली इस एक्सेशन डॉक्यूमेंट में था। कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने आपको बात बता दी। इसके अलावा जो और बाकी बीच बीच में तमाशे होते रहे कि
कैसे जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखा जाए, और जिस संविधान समिति की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कि ये रिकमेंड करेगी कि भारत में इसका विलय हो और ये 370 हटाया जाए, जिसको लेके बहुत बड़ा तमाशा कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वकीलों ने बनाया कि सर देखिए कि 370 में ये प्रावधान है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं बहुत क्लियरली। जी जी 303 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सर कि प्रोवाइडेड द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द स्टेट रेफर्ड टू क्लॉज 2 shall be necessary before the president issue such notification। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और बाद में इन्होंने बगैर रिकमेंडेशन किए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। और यही मैंने उस समय भी कहा था सितंबर में मेरे वीडियोस में कि ये भारत के साथ और कश्मीर की जनता के साथ धोखाधड़ी थी, क्योंकि अगर वो ये कहते कि 370 हटा दिया जाए प्रेसिडेंट को, तो वहां जो नेतागिरी कर रहे थे, जो वहां की जनता का शोषण कर रहे थे, भारत से पैसा लेते थे और मस्ती करते थे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी तो कुछ थी नहीं। उन्होंने कहा जी ये तो डिस्टर्ब स्टेट है, आप जिम्मेवारी उठाइए, ना वहां पे इनकम टैक्स देना है ना कुछ देना है, सारा मनमर्जी चल रहा था। तो उनको क्या इच्छा थी कि वो 370 हटाते, तो उनके तो स्वार्थ में ही नहीं था कि 370 हटाया जाए। और इसी स्वार्थी क्लॉज को ये आज तक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई करते रहे कि साहब असेंबली की कंसेंट जरूरी थी और प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कर सकता, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे ही होगा। तो ये मुद्दे सर आज छाए रहे, और इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही लॉजिकल सेंसिबल डिसीजन है। हाँ, आपने बात करी कि बड़े वकील बहस करते रहे और तर्क देते रहे। सर अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हो गई है कि जब आप राष्ट्रहित की बात ना करें, सेल्फिश मोटिव की बात करें, क्लाइंट तक की बात करें, देखिए कुछ चीजें होती हैं एथिक्स एंड मॉरलिटी, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो आप पोस्टमार्टम करके ही बता सकते हैं कि क्या वो आर्ग्यूमेंट एथिकल था, क्या वो जस्टिफिकेशन लॉजिकल था। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इनसाइड और आउटसाइड कोर्ट, जिसको जो चाहे बोले। अब कोर्ट को समझना है, और कोर्ट ने इस पूरी कहानी को समझ के आज अपना जजमेंट दे दिया है। तो शुरुआत अगर आप कहें कि ओपनिंग रिमार्क्स तो ये है, बाकी अगर आप चाहेंगे तो हम एक एक मुद्दे पे, एक एक लाइन पे डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका पूरा जो जजमेंट था उसको पूरे गंभीरता से सुना, बाद में उसको पढ़ा, फिर अपने नोट्स बनाए, क्योंकि ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की है विजय सर। मैं दर्शकों को 6 पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस्ट मतलब अपना आदेश दिया है उसका जिस्ट मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने 370 के स्टेटस पर ये कहा है कि संविधान का आर्टिकल 370 टेम्परेरी था। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था थी। इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। नंबर 2, आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को हम वैध मानते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। चौथा पॉइंट, आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को हम वैध मानते हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। पांचवा पॉइंट, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के साथ
आर्टिकल 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। और छठा पॉइंट, चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए। इसमें जिस पॉइंट पर मैं आपकी राय चाहता हूं विजय जी, दर्शक भी चाहते होंगे, उन्होंने एक टिप्पणी की है कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। क्या ऐसे पीआईएल बाजों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ये नसीहत है, एक संदेश है, जो हर चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं? सर, ये बिल्कुल सही है। और अगर आप पीआईएल की गाइडलाइंस भी देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इशू करी हैं, उसमें भी बहुत साफ कहा है कि कौन सी इश्यूज को लेके हम पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। और जहां तक बात है सरकारों को लेके, उसमें आप एज सच पीआईएल नहीं दाखिल कर सकते अनलेस अदरवाइज कोई फंडामेंटल राइट का इश्यू हो या कोई और बात हो। अगर आपको सरकारों के खिलाफ, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, उसके खिलाफ भी अगर आपको करना है तो आप एज ए पार्टी आइए, आप एज ए पीआईएल नहीं आइए, क्योंकि जिसका भी नुकसान हो रहा है वो सामने तो आए। आप ये छद्म जिसको कहते हैं ना कि वेश धार के आप पीआईएल बन जाते हैं इंटरेस्टेड पार्टी के लिए, ये उचित नहीं है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत कड़ा रुख है। और आजकल तो हालत ये है कि अगर आपने जबरदस्ती की फर्जी पीआईएल डाली है तो कोर्ट की तरफ से आजकल जो पिटिशनर होता है उसके ऊपर भी फाइन लगा दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पीआईएल का मिसयूज हो रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल राइवलरी के लिए हो या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हो। अब कंपनियां भी अपने जो राइवलर्स थे उनके खिलाफ कोई ना कोई पीआईएल डलवा देती थी। तो इस तरह के मुद्दे कई आते थे, चाहे वो एनवायरनमेंट के नाम पे हो, ह्यूमन राइट्स के नाम पे हो, वेलफेयर के नाम पे हो, फंडामेंटल राइट्स के नाम पे हो, ये सब तमाशे चल रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल की गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। करीब 10 एक सेक्टर पे उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि जो लोग वास्तव में डिप्राइव्ड हैं और जो अपनी शायद आवाज नहीं उठा सकते, या ऐसे मुद्दे जो सोसाइटी को वास्तव में दुखी करते हैं और जिसपे अगर सरकारें काम नहीं कर सकती और एक एक कंज्यूमर या एक एक सिटीजन आके अपना केस नहीं लड़ सकता, उन पे आप पीआईएल ला सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एज ए पीआईएल नहीं लाएंगे, आप उसको एज ए रिट पिटीशन लाइए। और जब आप रिट लेके कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट फिर उस मुद्दे को डिटेल में देखेगा और ये भी पता रहेगा कि इसके पीछे कौन है, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि पीआईएल में आप वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं सामने ला सकते। तो उदाहरण के लिए मैं आप जस्ट टू क्लैरिफाई द पॉइंट कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कोई भी पॉल्यूशन जो डिस्चार्ज है वो वाटर बॉडीज में नहीं करेंगे किसी भी कारण से, और किसी ने उसको पीआईएल बना दिया कि नहीं सर इससे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है और इस केमिकल इंडस्ट्री का बंद होना चाहिए। अब अगर वो नॉर्म से है और अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट ने परमिट किया है, आप उसको एज ए पीआईएल बना के नहीं सर इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है वो आपका कॉम्पिटिटर हो, आप उसकी दुकान बंद करवाना चाहते हो, तो पता तो लगे कौन सामने आ रहा है। तो इस तरह से मिसयूज करने के लिए बहुत तरीके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाम लगाई है। और जहां तक बात है कश्मीर को लेके जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पे भी पीआईएल की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उसके खिलाफ तो आज तक किसी ने पीआईएल नहीं करी। तब ये हमारे सो कॉल्ड बड़े वकील कहां चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई पैसे नहीं दे रहा है पीआईएल करने के लिए, तो पीआईएल कोई नहीं करेगा। तो सवाल आज इस बात को लेके खड़ा हो जाता है कि क्या जो पीआईएल की बात की जा रही है, क्या वास्तव में ये पीआईएल है या ये कोई हिडन एजेंडा है? क्योंकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं, मैं आपको 2-3 लाइनें पढ़ के बता देता हूं सर। जी हाँ, जी हाँ। जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1956, अब इसी में लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शेल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये खुद इन्होंने बनाया है, खुद ही अडॉप्ट किया है। अब ये कहते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति को कोई भी अगर जम्मू एंड कश्मीर में कानून लाना है, उसकी परमिशन लेनी होगी, हम सारे प्रावधान अलग रखेंगे। क्या ये लॉजिकल है?
और यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि वंस यू हैव डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर आपकी मनमर्जी नहीं चलने वाली। इस बात को बहुत क्लियरली हमें समझना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है जिसको बार बार हमें इस बात को समझना है, देखिए इसमें एक लैंग्वेज है जो बहुत डैमेजिंग है। द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट शेल हैव ऑल द राइट्स गारंटेड टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। परमानेंट रेजिडेंट, इसका मतलब अगर आप वहां व्यापार करने जा रहे हैं, आप वहां काम करने जा रहे हैं, आप टूरिस्ट हैं, आप वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, काम करने गए हैं, आपके साथ अगर वहां पे कोई लूटपाट होती है या आपकी किसी तरह की छिड़खानी होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, या आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाता है, कोई आपको पकड़ के जबरदस्ती अपने घर में ऐसे बंधुआ मजदूर रख लेता है, भारत के संविधान में ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। अब अगर वहां पे जाके आप कोई क्रिटिसाइज करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, अच्छा पानी नहीं दे रही है या सुविधाएं नहीं है, जो भी है, वो अगर आपको उठा के जेल में डाल देते हैं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं है और भारत का कानून लगेगा नहीं। तो ये मजाक बना रखा था J&K में, और इसी बात को लेके मैंने अपने वीडियो में डिटेल में चर्चा की थी कि क्या ये संवैधानिक है। परमानेंट रेजिडेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब जितने लोग वहां जा रहे हैं टूरिस्ट, अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की मनमर्जी होगी कि हम आपको, आपके राइट्स के लिए आपको हक है या नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान वहां लागू नहीं है। तो इस तरह का जो मजाक बना दिया था 370 का, ये गलत था। और मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे लॉजिकल हैं, क्योंकि सारे एविडेंसेस बहुत क्लियर हैं। जैसा मैंने कहा कि 8 सितंबर के मेरे वीडियो में मैंने ये सारे एनालिसिस किए थे, एंड थैंकफुली आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया ये बहुत ही जरूरी था, ताकि इस तरह की जो एम्बिग्युइटी थी वो खत्म हो जाए। विजय जी, मैं कुछ विषय पढ़ता हूं जिनको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ईडी के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए, जीएसटी के खिलाफ गए, सीएए के खिलाफ गए, ये सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ की नियुक्ति को लेकर के भी गए, ये ईवीएम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए, पीएमएलए एक्ट के खिलाफ भी, यूएपीए के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए, आधार को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट को में इन्होंने चैलेंज किया, ये पेगासस इशू को लेकर के गए, राम मंदिर वाला मामला बरसों बरस बल्कि दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अटका रहा, फैसले की बाट जोता रहा। ये राफेल डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, ये आर्टिकल 370 को लेकर के गए, ये ट्रिपल तलाक को लेकर के गए, ये गुजरात राइट्स को लेकर के गए, ये सेंट्रल विस्टा और नई पार्लियामेंट के खिलाफ भी गए। इसके अलावा ये पीएम केयर फंड के खिलाफ भी गए, ये डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ भी गए। क्या हम ये माने कि ये जो पीआईएल करता है ये राजनीतिक पार्टियों के टूल हैं? ये उन राजनीतिक पार्टियों के टूल हैं जो मोदी सरकार से राजनीतिक लड़ाई हार चुकी है, हताश और निराश हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश करती रही है? सर, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। पॉलिटिकल राइवलरी कैन नॉट बी बेसिस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट। मेरा ये कहना है सर कि जिन वकीलों की आप बात कर रहे हैं, जो आफ्टर ऑल कोई ना कोई तो ये मुद्दे लेके जा रहा है, जितने भी ये वकील जा रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में लेके, खासकर मोदी सरकार के खिलाफ, आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए ना, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनको आज तक इतना बड़ा बनाया है। क्योंकि जब अपोजिशन पार्टियां सत्ता में करीब में थी तो राज्यसभा भी इन्हीं को ही मिली थी। तो आप ये कैसे इसको कंफ्यूजन में है कि सर ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खेल रहे हैं? सर ये खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये राज्यसभा के मेंबर हैं अपोजिशन पार्टीज के साथ, या अपोजिशन की जो इनकी अपनी क्लोजनेस है वो एक खास आइडियोलॉजी के साथ है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। हम इस गलतफहमी में क्यों आ जाते हैं इस देश में कि बड़ा आदमी है तो सर वो बिल्कुल ईमानदार होगा या निष्पक्ष होगा।
हर एक का वेस्टेड इंटरेस्ट है। आज की दुनिया में अगर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है या आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन नहीं है तो शायद वो सिर्फ कंप्यूटर्स का नहीं है या मशीनों का नहीं है, या शायद पशु पक्षियों का ना हो, वहां पे भी खैर हिंदू मुस्लिम हो जाता है। लेकिन हकीकत तो ये है सर कि आज की दुनिया में भी तो चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कल परसों, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब से सोशल मीडिया आया है पॉलिटिकल या पोलराइजेशन बढ़ गया है। इसका मतलब न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल है। आइदर यू आर फॉर और अगेंस्ट द इशू और द मोशन जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो ये मानना कि सर आज दुनिया में लोग न्यूट्रल हैं, वही आदमी न्यूट्रल रह सकता है जो इग्नोरेंट है, जिसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उसके लिए सब बराबर है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी विचारशील आदमी किसी भी मुद्दे पे न्यूट्रल हो सकता है। अगर वो न्यूट्रल है तो वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। अगर मान लीजिए सर कहीं पे क्राइम होता है या सनातन इरेडिकेट सनातन का नारा लगता है और कोई इसमें बोल सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं? भाई आप इतना तो जानते हो कि या तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, या आप कैसे कह सकते हो कि मैं न्यूट्रल हूं? तो कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रलिटी उन्हीं लोगों के लिए रह गई है आज की दुनिया में जो लोग समाज में सिर्फ दोहन करना चाहते हैं, अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते। तो ऐसे स्वार्थ में सेल्फ इंटरेस्टेड लोग तो बहुत हैं दुनिया में, जो सिर्फ मतलब पे मुंह खोलेंगे नहीं तो चुप रहेंगे। और समस्या उन्हीं लोगों के साथ है सर। अगर आप देखें तो समाज में तो दिक्कत उन लोगों के साथ है जो लोग सिस्टम में ये कह सकते थे कि ये गलत हो रहा है, इन्फ्लुएंशियल थे लेकिन नहीं बोले। जो क्रिमिनल है, जो गलत कर रहा है, वो तो करके ही जा रहा है, लेकिन जिसको ये बोलना था कि ये गलत हो रहा है, वो जब खामोश था तो उसने क्राइम को बढ़ावा दिया। आज इंटरप्रिटेशन ये है। तो इसलिए चुप रहना कोई शालीनता नहीं है, ये बात हमें समझनी होगी। जी सर। विजय जी, 2 पॉइंट मेरे पास हैं। एक तो जितनी मैंने ये लिस्ट गिनाई है अभी, जो ये पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ईडी है, जीएसटी है, सीएए है, सीबीआई है, ईवीएम है, पीएमएलए है, यूएपीए है, आधार है, पेगासस है, राम मंदिर है, राफेल है, 370 है, ट्रिपल तलाक है, गुजरात राइट, ठीक है, सेंट्रल विस्टा है, नई पार्लियामेंट है, पीएम केयर फंड, डीमोनेटाइजेशन, सबका हक है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप उसको संवैधानिक पीठ के सामने जो है चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय जस्टिस बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उनको तो कम से कम इस बात का ज्ञान होता ही है कि जो पार्लियामेंट से व्यवस्थाएं की गई हैं, कानून पारित किए गए हैं, उनका एक प्रोसीजर होता है। हर पीआईएल को आप स्वीकार करके बैठ जाते हैं, हर पीआईएल पर आप लंबी लंबी सुनवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी 70,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट्स में लाखों केस पड़े हुए हैं। अगर हम 3 स्तर की अदालतों के समय पेंडिंग केसेस की संख्या देखें तो वो 5 करोड़ के आसपास है। ये लंबी लंबी सुनवाई के लिए, और 3 जजों की पीठ, 5 जजों की संवैधानिक पीठ, फिर 7 और 9 की, ये आखिर इतने लंबे लंबी सुनवाई करने की कोई बाध्यता है क्या हमारे संविधान में? सर देखिए, दुविधाएं दोनों तरफ है। उदाहरण के लिए आजकल क्या हो रहा है ना सर कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि बोलने का अधिकार तो सबको ही संविधान ने दिया हुआ है। अगर आज आप संविधान, अगर मान लीजिए कि मैंने एक केस फाइल किया, गलत सलत वो तो कोर्ट देखेगा। अगर मैंने केस फाइल किया और कोर्ट में वो एडमिट होता है, तो जब एडमिट होता है तो सुनवाई तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और अगर रिजेक्ट होता है तो देयर हैज टू बी रीजन। तो बहुत सारे पीआईएल तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करने शुरू किए, जैसा मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल राइवलरी कैन नॉट बी बेसिस फॉर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, कोर्ट भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको इस तरह से पेश किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल विस्टा की बात है।
अब सेंट्रल विस्टा को रोकने का प्रयास किस आधार पे किया गया जी? कोविड चल रहा है। आप वैसे तो कह नहीं सकते कि भाई सेंट्रल विस्टा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जाके देखिए मंत्रालय की बिल्डिंगों में बहुत सुधार की जरूरत है ना, वहां पे फाइलें रखने की जगह है, जिस तरह से लोग बैठे हैं वहां पे स्पेस ज्यादा वेस्ट हो रही है, काम कम हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि भारत सरकार को दुनिया भर के बाहर प्राइवेट स्पेसेस को किराए पे लेना पड़ रहा है, और दिल्ली में ही हर साल करीब केंद्र सरकार का 1,000 करोड़ का किराया जा रहा है। अब आप ये क्यों मानते हैं कि सब जो सेंट्रल विस्टा के पीछे जिन्होंने पीआईएल करी वो ये लैंडलॉर्ड नहीं होंगे जिनका किराया बंद हो जाएगा? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि सरकार किराए पे ही चले और 1,000 करोड़ रुपए का हिस्सा हमें कुछ मिलता रहे। तो अब उसको रोकने और डिले करने का क्या तरीका था कि 2 साल और डिले करना है तो कोविड का बहाना ले लो, तो 2 साल का मतलब है कि 2,000 करोड़ रुपए तो और कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। तो कहने का मतलब इस पूरे प्रोसेस में ये है सर कि जो चीजें अब कोविड के समय में सेंट्रल विस्टा का काम रोका जाए इन द नेम ऑफ लेबर वेलफेयर, जबकि एजेंडा है किराया कमाना। अब दो चीजें समझिएगा कि प्रेजेंटेशन ऐसा किया जा रहा है कि हम लेबर की चिंता कर रहे हैं, जबकि चिंता किराए की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कैसे मान लेगा कि भाई इंटेंशन क्या है, अनलेस इन्वेस्टिगेशन हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का एश्योरेंस हो कि हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, काम नहीं रोका जाएगा। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैरी ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये तो कोई खुल के भी नहीं बोल सकता, सुप्रीम कोर्ट के जज तो ये बोलेंगे नहीं कि आप किराए के लिए इसको कर रहे हो। तो अब ये तो केंद्र सरकार को जस्टिफाई करना है, मतलब अपोजिट पार्टी या रिस्पोंडेंट को जस्टिफाई करना है कि इनका मेलाफाइड इंटेंशन क्या है, ये क्या पीछे का खेल खेल रहे हैं और इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और इनके जो कंसर्न है उसको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। जब तक हम इस मौके को नहीं देंगे तो पीआईएल तो सुनी जाएगी। लेकिन जो इसीलिए जो पीआईएल की गाइडलाइंस आई हैं सरकार की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें बहुत क्लियर है कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जिन लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाती है, जैसे जेल में कैदी बंद है, अब वो किसके पास जाएंगे? उनकी हालत खराब है, उस पर आप पीआईएल कर सकते हैं। अब बंधुआ मजदूर है, वो बेचारे कहां जाएंगे? कोई उस पर पीआईएल कर सकता है। कहीं पे कोई और समस्याएं हैं, अब खाने में मिलावट हो रही है, हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अब कितने लोग केस करने आएंगे? तो वहां पे पीआईएल हो सकता है कि उस पर ध्यान दिया जाए। तो कहने का मतलब है सर ऐसे बहुत सारे मुद्दे, एनवायरमेंटल मुद्दे हैं। अब कहीं पॉल्यूशन हो रहा है, अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है एज ए पीआईएल की, आप इन सब प्रिकॉशंस को दीजिए और रिपोर्ट बैक करिए। तो जहां पे वास्तविक मुद्दे हैं वहां पे पीआईएल जरूरी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक इंडिविजुअल आदमी जो उस एरिया में रहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री के एरिया में रह रहा है, उसके आसपास रह रहा है, अगर वो केस करता है तो उस बेचारे को वैसे ही दबोच लेंगे लोकल वहां के। अगर कोई ये कहे कि अगर मुझे किसी को धमकाना है, डराना है, तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं किसी को भी पैसा देके धमका सकता हूं, या मैं उसको ब्राइब देके कहूंगा ये पकड़ तू 2 लाख रुपए केस वापस कर। अब जनता दुखी है, मर रही है, पॉल्यूशन में रह रही है, रहने दो, तो मुंह बंद कर। तो ये तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब सोशल कंसर्न है वास्तव में और समाज के हित की बात है तो आप पीआईएल करें, उसमें कोई एतराज नहीं है। तो जो लिस्ट आपने गिनाई उसमें कुछ वाजिब हैं, कुछ गैर वाजिब हैं, और आपको यह देखना होगा कि इन सबके पीछे एजेंडा क्या है। सरकार के डिसीजंस को क्वेश्चन करना, जितने सरकार के डिसीजन है उनको क्वेश्चन करना। इनमें से एक भी पीआईएल ऐसा नहीं था कि सर किसी राज्य के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है और आप उस पर इंटरवीन करिए। कोई आपको ऐसा दिखा? या कहीं पे गरीबी के कारण लोग मर रहे हैं सर, उसको इंटरवीन करिए। कहीं लोगों को दवाई नहीं मिल रही, आप उस पर इंटरवीन करिए। कहीं जन समर्थन की या जन भावनाओं को देख के पीआईएल किया? जो लिस्ट आपने गिनाई उसमें ऐसा तो कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है तो मुझे वो एक पॉलिटिकल हथियार मिल जाता है। जैसे इनकी समस्या क्या हो गई थी सर कि जैसे कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द किया गया, 2G एलोकेशन जो हुआ उसका जो टेलीकॉम वेव का इशू था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस किए गए, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा बना।
पूरा प्रयास ऑपोजिशन का यही है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिससे हमें एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट मिल जाए, जिसको हम जनता के बीच में ले जाएं और ये बताएं कि देखिए मोदी ने ये सब चोर बाजारी करी है, हम आपको कह रहे हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। तो ये पूरा खेल है, दिस इज प्लांटेड। लेकिन मुझे लगता है कि जजेस इस बात को समझ रहे हैं, सरकार भी इस बात को समझ रही है, और डिसीजन हमारे सामने है सर। विजय जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब 370 था तब एक पूरा प्रोपेगेंडा था, एक पूरा गलत परसेप्शन बना करके जम्मू कश्मीर के 370 के स्पेशल स्टेटस को भुना करके भारत सरकार को ब्लैकमेलिंग की जाती रही। जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा भी, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी, अलगाववादियों की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को असहज करने के लिए, बैकफुट पर डालने के लिए, बदनाम करने के लिए जम्मू कश्मीर का झुनझुना बजाया जाता रहा। हमने और आपने देखा है कि जब 370 जीवित थी तब जम्मू कश्मीर में कितना विनाश हो रहा था, किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, विकास की प्रक्रिया एकदम थमी हुई थी, राज्य कंगाली के कगार पर जाकर के खड़ा हो गया था, रोजगार भी नहीं थे, नौजवानों के हाथों में पत्थर थमा दिए गए थे। आज जब 370 नहीं है तो हम जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सीमा पार की जो घुसपैठ थी, जो संरक्षण था, जो फंडिंग हो रही थी, उसकी लाइफलाइन काट दी गई है। अलगाववादी अब चुप करके बैठे हैं या अंदर है। जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता पाकिस्तान परस्ती में बयानबाजी करते थे, वो अब कभी कभी कर पाते हैं, उनको भी अब मौके नहीं मिल रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 370 हटाए जाने के बाद पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी ये कहकर के बवाल काटा था कि साहब इसकी प्रक्रिया गलत है, चूंकि वहां विधानसभा जीवित नहीं है और विधानसभा की अनुमति के बिना आप ये फैसला नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने और मोदी सरकार की विल पावर ने इन सबको बेनकाब कर दिया है। इनकी दुकानदारी बंद कर दी है। सर ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अराजकता थी जम्मू कश्मीर में, उससे फायदा किसको था? मैं तो कई बार गया हूं वहां पे, मैं आपको बताता हूं वहां सबसे बड़ा फायदा किसको था। सबसे बड़ा वहां फायदा था पॉलिटिकल सिस्टम को, जो वहां पे सत्ता में थे, क्योंकि केंद्र सरकार से वो लगातार पैसा मांगते थे कि देखिए हमारे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हम टैक्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें पैसा दें। और 70 साल के अंदर हालत यह थी सर, जब तक 370 नहीं हटाया था, मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूं सर, जहां पे जम्मू कश्मीर में हम एप्पल की बात कर रहे हैं, पिछले 70 साल में आप 360 का टाइम छोड़ दीजिए, 370 का टाइम और उसके आसपास के टाइम छोड़ दीजिए, जब तक इनकी सरकार थी, चाहे वो मुफ्ती की या अब्दुल्ला फैमिली की, कितने कोल्ड स्टोर बनाए थे इन्होंने एप्पल के लिए? मैं तो क्लियर एग्जांपल पूछ रहा हूं। एक आधा किसी एंटरप्रेन्योर ने श्रीनगर में बनाया था, थोड़े समय वो चला, उसके बाद उनको भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ये डेवलपमेंट का काम तो करते नहीं। जब वहां पे स्टोरेज नहीं है, आप सीजन में काम कर लोगे, 12 महीने फैक्ट्री कैसे चलाओगे? तो जब आपने स्टोरेज वेयरहाउसिंग फैसिलिटी क्रिएट नहीं करी तो फैक्ट्री बंद हो गई, पहली बात। दूसरा, तो एक तो जो पॉलिटिकल सत्ता में लोग थे, उनको पूरा भारत सरकार बैठ के वो बिल्कुल दामाद की तरह ऐश कर रहे थे भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे। उनकी ऐश में कोई कमी नहीं आई। अगर आप उनसे पूछें कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तो आपको बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा, जितने वहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, आप उनको ये नहीं कह सकते थे कि आपको ऑफिस आना है, क्योंकि मिलिटेंसी है। और मिलिटेंट्स ने कहा था कि अगर कोई भी अगर ऑफिस जाएगा, हम उसको गोली मार देंगे। तो ये बहुत अच्छा बहाना था
कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ऑफिस नहीं जाता था। मजे की बात यह है, सब ने अपने अपने बिजनेस कर लिए थे। किसी की दुकानें थी, किसी की हाउस बोट थी, किसी ने होटल खोल लिए थे, कोई ट्रेडिंग कर रहा था, कोई कपड़े का व्यापार बन रहा था। हर आदमी बिजी था, घर पे कोई नहीं था सर। कोई आदमी दिन भर घर नहीं बैठा पिछले 40 साल। ये पूरा का पूरा तमाशा ये था कि क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय हूं तो तनख्वाह पूरी मिल रही है, लाइक ए पेड पेंशन, मतलब पेड हॉलीडेज थे, और पेंशन भी नहीं थी, फुल सैलरी थी। साथ ही साथ आपको पूरा टाइम था अपना व्यापार करने का, तो सबकी डबल इनकम थी। कोई भी आदमी आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, जब वहां पे सब कुछ बंद था, किसी ने सुसाइड किया? कहीं आपको कुछ ऐसा लगा कि लोग सड़क पे बैठे जी खाने को नहीं मिल रहा? सब खा रहे थे मजे से, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से देना ही था। तीसरा मुद्दा यह था कि सर वहां पे पाकिस्तान को इसलिए सूट करता था क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की जनता इसलिए बचा के रखी थी क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है। तो कश्मीर पाकिस्तान की जनता को एक्सप्लॉइट करने के लिए पाकिस्तान की सत्ता और वहां की आर्मी ने यूज किया। तो इसमें पाकिस्तान का हित था कि कश्मीर का मुद्दा जिंदा रहे, कश्मीर के पॉलिटिशियंस का जिंदा रहने का हक था। फिर जो विदेशी ताकतें हैं, चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, ये भारत को ब्लैकमेल करने में लगे हुए थे कि या तो तुम हमारी सुनो, नहीं तो हम कश्मीर में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो आपको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। फिर मुस्लिम देशों का संगठन था, उन्होंने कहा जी आप हमारी सुनो, नहीं तो हम फिर कश्मीर में मुसलमानों का मुद्दा उठा देंगे। तो हर आदमी ने कश्मीर को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, और यहां तक कि हमारे अपने लोगों ने। सबसे ज्यादा कीमत किसको उठानी पड़ी? भारत को, भारत के टैक्स पेयर को। जितना पैसा हर साल हम सिक्योरिटी पे जम्मू एंड कश्मीर में लगा रहे थे, अगर उतना पैसा हम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे लगाते तो आज स्विट्जरलैंड से ज्यादा अच्छी सुविधाएं वहां होती, और लोगों की पर कैपिटा इनकम स्विट्जरलैंड से ज्यादा होती। क्योंकि अगर आप कश्मीर इंटीरियर में गए हो, मैं तो बहुत गया हूं इनसाइड रिमोट एरियाज में, और मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूं और कई बार गया हूं, मैं आपको यह कह सकता हूं कि जो कश्मीर की सुंदरता है वो स्विट्जरलैंड से कई गुना ज्यादा है। सिर्फ फर्क इतना है कि स्विट्जरलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, साफ सुथरा लगता है, वहां पे झीलों पे, पहाड़ों पे आपको सुविधाएं हैं स्कीइंग करने की, रहने की, आने की, जाने की। वो सुविधाएं अगर आप कश्मीर में बना दें तो मैं गारंटी देता हूं कि एक बार आप कश्मीर चले जाइए, आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो एक बार स्विट्जरलैंड और कश्मीर का कंपेयर कर लेगा वो दोबारा स्विट्जरलैंड नहीं जाएगा। ये गारंटी में मैं आपको देता हूं। और ये जो चुनाव नतीजे आने के बाद ईवीएम का रोना रोते हैं, क्या इनको ये समझ में कभी आएगा कि आप जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने का जब विरोध करते हैं तो देश की जो जन भावनाएं हैं एक तरीके से उन पर भी कुठाराघात करते हैं, उनके खिलाफ आप बयान देते हैं, और जब जनता नाराज होकर के आपको किनारे करती है और भारतीय जनता पार्टी को चुनती है तो आप 370 का रोना रोते हैं। और क्या इनको इस बात की भी हिचक नहीं है कि ये कई बार वही जबान बोलने लगते हैं जो पाकिस्तान बोलता है? 370 हटाए जाने का विरोध पाकिस्तान भी कर रहा था और कांग्रेस भी कर रही थी। सर अगर कसाई दया करेगा तो खाएगा क्या? बताइए आप। जिनका काम ही यही है, जिनका काम ही है कि सिस्टम में सिर्फ गलतियां ही ढूंढना, उनको इसी नाम से ही जाना जाता है, उनको इसीलिए रखा जाता है। अदरवाइज मुझे एक बताइए बात कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को, बड़े बड़े वकीलों को अपने साथ राज्यसभा की टिकट देने का लॉजिक क्या है? एक कारण बता दीजिए कि भाई हम आपको राज्यसभा की टिकट दे रहे हैं, जितने हमारे मुद्दे होंगे आपको उठाने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें आउट ऑफ टर्न कोर्ट खुलवाना पड़े, चाहे सैटरडे को या शाम को या रात भर। ये तो सर गिव एंड टेक है ना। अगर मैं इस काम में नहीं आ रहा हूं एज ए सीनियर एडवोकेट, या मेरा इन्फ्लुएंस में यूज ही नहीं कर पा रहा हूं आपके फायदे के लिए, तो आप मुझे घास क्यों डालोगे सर?
ये तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तुम मेरे काम आओ, मैं तुमको ये दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो? नहीं तो मेरी फीस दे दो, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पर अपीयरेंस। कौन पॉलिटिशियन ईमानदारी से दे सकता है? केजरीवाल के अपनी जेब से दे रहा है फीस। इतने जो केस चल रहे हैं आम आदमी पे, वो क्या केजरीवाल साहब जेब से दे रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है सर कि ये तो एक, देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशन है। जो क्षमता मेरे पास होगी आप उसका दोहन करिए, जो क्षमता आपके पास है मैं उसका दोहन करता हूं और दोनों आगे बढ़ते हैं। ये तो समाज है, ऐसे ही दुनिया चलती है और ये तो प्रकृति का नियम है। एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के कंधे पे, एक दूसरे को सपोर्ट करके, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, ऐसे ही तो डेवलपमेंट होता है। ईमानदारी से अगर आप देखें हिंदुस्तान में क्या टैलेंट की कमी है? कहां, क्यों नहीं है वो टैलेंट आगे आ पाता? क्योंकि उनके सो कॉल्ड गॉडफादर नहीं है, उनके कनेक्शन नहीं है, उनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, इसीलिए वो लोग आगे नहीं आ पाते। तो इसीलिए देखिए दुनिया में जो बदलाव आ रहा है ना, जो अभी तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है हिंदुस्तान को और चाइना की तरफ से। चाइना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इंटेलेक्चुअल कैपिटल को बिल्ड करने में। हम अभी भी जुगाड़ में लगे हुए हैं, हम अभी भी L1 और टेंडरिंग के खेल खेल रहे हैं। चाइना ने कहा ये तमाशा नहीं चलेगा, वी हैव टू बिकम द लीडर इन टेक्नोलॉजी विद रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। चाइना बहुत तेजी से दुनिया में बदल रहा है और उससे यूरोप भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है कि इतनी अगर ये इन हाउस टेक्निकल डेवलपमेंट कर लेंगे तो ये हमसे जब कुछ लेंगे ही नहीं तो हम इनको दबाएंगे कैसे? मैं इस पर एक पूरी डिटेल्ड रिसर्च कर रहा हूं, आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूं उस पर जी जी कि भारत को क्या सीखना पड़ेगा। चुनौतियां बहुत दूर नहीं है, अगले 2-3 साल में आप उसका रिजल्ट देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है सर कि ये सब यथार्थ दुनिया है, ये प्रैक्टिकल दुनिया है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हमेशा कोई ना कोई मुद्दा उठाएगा, और जब आपके पास कन्विंसिंग मुद्दे नहीं होंगे तो आप कोर्ट का सहारा लेके एक दूसरे को डिफेम करेंगे। ये चलता रहेगा, ये राजनीति है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और इस पर आपने ओशियन के लिए समय निकाला और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आनंद आया होगा आपको सुनकर के। आपने बहुत ही डिटेल्ड गहराई में जाकर के तथ्यों को उनके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।